नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोकतंत्र इतने कामयाब क्यों होते हैं जबकि कुछ बिखर जाते हैं? तो चलिए आज लोकतंत्र की उन्हीं बुनियादों को समझते हैं जो किसी भी देश का भविष्य तय करती हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश के लिए उसकी विविधता ताकत बन जाए और दूसरे के लिए वही विविधता एक गृह युद्ध की वजह? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? इसका जवाब छिपा है लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती में, यानी अपनी विविधता को संभालने की कला में। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम दो बहुत ही दिलचस्प देशों की कहानी देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। देखते हैं कि इन दोनों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। तो सबसे पहले चलते हैं बेल्जियम। अब देखिए, यहाँ की जो भाषाई बनावट है वो काफी दिलचस्प है। देश में डच बोलने वालों का बहुमत है, करीब 59%। लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। असली पेंच यहाँ है, राजधानी ब्रुसेल्स में। यहाँ मामला एकदम उल्टा है। यहाँ देश की माइनॉरिटी यानी फ्रेंच बोलने वाले भारी मेजॉरिटी में है, करीब 80%। अब सोचिए, देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र एक ऐसा शहर है जहां देश का अल्पसंख्यक समूह बहुमत में है। इसी वजह से यहां एक बहुत गहरा तनाव पैदा हो रहा था। अच्छा, अब बेल्जियम से निकलकर हम चलते हैं श्रीलंका। यहाँ की तस्वीर बेल्जियम से काफी अलग है। यहाँ सिंघेली बोलने वालों का एक तरफा बहुमत है, करीब 74%। तो देखिए, अपने अंदर की इन मुश्किलों से निपटने के लिए इन दोनों देशों ने दो बिल्कुल अलग, एकदम जमीन आसमान वाले रास्ते चुने। बेल्जियम ने चुना समायोजन का रास्ता, मतलब मिलजुल कर रहने का रास्ता, और श्रीलंका ने चुना बहुसंख्यकवाद का रास्ता, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा उसी की चलेगी। बेल्जियम ने क्या किया? उन्होंने कहा, ठीक है, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला ताकि हर किसी को बराबर का हक मिले। ये पक्का किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या बराबर हो और कोई भी एक समुदाय अकेला फैसला न ले सके। कमाल की बात है ना? और दूसरी तरफ था श्रीलंका, जहां रास्ता बिल्कुल उल्टा था। यहां बहुसंख्यकवाद को चुना गया। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसने सिर्फ सिंगली भाषा को आधिकारिक भाषा बना दिया। नौकरियों और पढ़ाई में सिंगली लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इन सब कदमों ने तमिल अल्पसंख्यकों के मन में एक गहरा घाव और अलगाव का बीज बो दिया। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। बेल्जियम के मॉडल से आई शांति और श्रीलंका की नीतियों ने एक भयानक गृह युद्ध को जन्म दिया जो दशकों तक चला और जिसने हजारों जानें ले लीं। तो इन दोनों कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि सत्ता का बंटवारा कितना जरूरी है। चलिए अब उन तरीकों को समझते हैं जिनसे ये बंटवारा किया जाता है, जो किसी भी कामयाब लोकतंत्र का आधार होते हैं। तो आखिर ये सत्ता का बंटवारा होता कैसे है ताकि कोई एक ग्रुप बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए? मोटे तौर पर इसके 4 मुख्य तरीके हैं। इनमें से 2 तरीके सबसे आम हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बंटवारा। इसमें सरकार के अलग अलग अंग, जैसे कि कानून बनाने वाली विधायिका, उसे लागू करने वाली कार्यपालिका और इंसाफ करने वाली न्यायपालिका एक ही लेवल पर रहकर एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसे चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जिसमें पावर ऊपर से नीचे की तरफ अलग अलग स्तरों, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार के बीच बटी होती है। और ये जो वर्टिकल डिवीजन है ना, जिसे संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं, ये भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश के लिए तो मानो रीढ़ की हड्डी जैसा है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये संघवाद आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का संवैधानिक अग्रीमेंट है, एक रूल बुक है जो साफ साफ बताती है कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं और राज्य सरकारों के पास क्या। कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है, ये सब पहले से तय होता है। भारत में ये सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से लागू किया गया है। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और कृषि जैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा और शादी जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है, उन चीजों का क्या जो संविधान बनते समय थी ही नहीं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या साइबर सिक्योरिटी? इसके लिए भी एक व्यवस्था है। ऐसे विषयों को अविशिष्ट विषय या रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो ठीक है, हमने सिस्टम समझ लिया,
ढांचा देख लिया, पर इस मशीन को चलाता कौन है? कौन है वो लोग जो इस पूरे सिस्टम में जान डालते हैं? वो हैं राजनीतिक दल। अब ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? सीधी सी बात है, ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जिनकी सोच, जिनकी नीतियां मिलती जुलती हैं, और वो एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं ताकि सरकार बना सकें और समाज के लिए अपनी सोच के हिसाब से काम कर सकें। लेकिन इनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना और सरकार बनाना ही नहीं है। असल में ये लोकतंत्र की गाड़ी के पहिए हैं। देखिए, ये चुनाव लड़ते हैं, सरकारें चलाते हैं, लोगों की राय बनाते हैं, और सबसे जरूरी, जब ये सत्ता में नहीं होते तो विपक्ष की भूमिका निभाकर सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखते हैं। और यहीं आके हम वापस अपने सबसे पहले सवाल पर पहुंच जाते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल रखती है कि अगर लोकतंत्र असल में एक समझौता है, एक साथ मिलकर चलने का वादा है, तो फिर इस वादे को तोड़ने की, यानी सत्ता साझा करने से इनकार करने की अंतिम कीमत क्या होती है?